वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑक्सिन पार्ट नंबर 3। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी को और इसमें भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्लांट हार्मोन और इसके अंदर भी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन और ये ऑक्सिन का थर्ड वीडियो है। यानी कि लास्ट की 2 वीडियोज में हमने इसके बारे में जो डिस्कवरी है वो पढ़ लिया है, कैसे सिंथेसाइज होता है ये हमने पढ़ लिया है, स्टोर कैसे होता है, डिग्रेड कैसे होता है ये हमने देख लिया है, इसका सिग्नलिंग कैसे है, ये सब 4 टॉपिक हम इस लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और फाइनली इस हार्मोन का प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है ये भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम ऑक्सिन का थ्योरी पार्ट सारा खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट को लेकर के कि ऑक्सिन जो है कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऑक्सिन जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब होता है कि सेल टू सेल फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करता है। यानी कि अगर वो एपेक्स से चला है और नीचे की साइड आता है तो हमेशा वो नीचे की साइड ही मूव करेगा और सेल टू सेल मतलब एक सेल फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे होते हुए वो नीचे तक आएगा। इसको बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें कि ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करता है एक फिक्स डायरेक्शन में। अच्छा, उसको मूव करने की क्या जरूरत है? मानो ऑक्सिन जो है यहाँ टिप पर बना है, ये प्लांट का टिप वाला पार्ट है और जो है ऑक्सिन यहाँ पर बना है, लेकिन ऑक्सिन का फंक्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होना है। तो वो यहाँ तक कैसे आता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करके ये नीचे जहां पर भी उसको काम करना है वहां आता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट, जिसका मतलब है सेल टू सेल जाएगा और फिक्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है केवल वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। जो हार्मोन है ऑक्सिन वो ऊपर भी फॉर्म होता है एपेक्स पर और नीचे जो रूट वाला पार्ट है वहां पर भी फॉर्म होता है। तो अगर ऊपर फॉर्म हुआ है तो नीचे मूव करेगा, नीचे फॉर्म हुआ है तो ऊपर मूव करेगा। यानी कि वो अप डायरेक्शन में भी जा सकता है, आइदर डाउन डायरेक्शन में भी वो मूव कर सकता है। एक और टर्म आप यूज कर सकते हैं रूट वर्ड, यानी कि जब वो ऊपर बना है शूट पर और नीचे मूव कर रहा है रूट में तो हम कहेंगे कि रूट वर्ड उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अगर वो रूट में बना है शूट के साइड मूव कर रहा है तो हम कहेंगे शूट वर्ड वो मूव कर रहा है। ठीक है, जिसमें कि हम टर्म यूज करते हैं बेसिपिटल और एक्रोपिटल, यानी कि टूवर्ड द एपेक्स भी जा सकता है और टूवर्ड द बेस भी जा सकता है। अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पर आप इस प्लांट को देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और यहाँ पर ये जो जमीन वाला पार्ट होता है जहां पर मिट्टी आ जाती है तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेस। ये प्लांट का बेस है और ये ऊपर वाला पार्ट प्लांट का शूट सिस्टम है और ये नीचे वाला पार्ट प्लांट का रूट सिस्टम है और ये होता है बेस। ठीक है, तो यहां पर इस पार्ट की अगर बात करें, यानी कि इस पार्ट की अगर बात करें तो ये है इसका एपेक्स, लेकिन शूट एपेक्स है। और यहां अगर नीचे बात करें ये वाले जो पॉइंट्स है ये क्या है, ये भी एपेक्स है लेकिन ये क्या है, रूट एपेक्स है। ये क्या है, रूट एपेक्स है। तो देखिएगा, अगर कोई भी सब्सटेंस मूव करता है टूवर्ड द एपेक्स, आइदर वो ऊपर वाला एपेक्स हो या फिर नीचे वाला हो, तो उसको हम कहेंगे एक्रोपिटल, उसको हम कहेंगे एक्रोपिटल। और यदि कोई सब्सटेंस मूव करता है एपेक्स से लेकर के बेस तक, आइदर वो ऊपर से बेस में आए या नीचे से बेस में आए, उसे हम बोलते हैं बेसिपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये सिस्टम और ये चीजें मूव करती हैं।
देखिए तो ये हमने एक प्लांट ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखते हैं कि चीजें कैसे मूव करती हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसको हम मान रहे हैं बेस, ये बेस वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ तक हम मान रहे हैं ये रूट वाला एपेक्स है, और यहाँ हम मान रहे हैं ये इसका शूट एपेक्स है, यहाँ हम मान रहे हैं शूट एपेक्स है। तो लिख लेते हैं ये बेस वाला पार्ट है, ये रूट एपेक्स वाला पार्ट है, और यहाँ पर ये शूट एपेक्स वाला पार्ट है। तो अगर हार्मोन की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, ऑक्सिन जो हार्मोन है उसका फॉर्मेशन यहाँ हुआ है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड द बेस, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे द वर्ड बेसिपिटल। अगर वो ऐसे आता है तो हम कहेंगे बेसिपिटल, और यदि वो यहाँ से ऊपर आता है तो भी हम कहेंगे बेसिपिटल, ठीक है। तो अगर वो ऐसे आया है, एपेक्स से यहाँ आया है तो भी बेसिपिटल है। एक बार यहाँ पर ये टर्म भी ऐड कर देते हैं, ये बेसिपिटल है। और यदि वो यहाँ बना है, रूट पर बना है और बेस की साइड मूव कर रहा है तो ये भी बेसिपिटल है। लेकिन अगर बेस पर यहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पर अगर कहीं पर वो फॉर्म हुआ है और नीचे की साइड मूव करता है तो हम क्या कहेंगे, देखिए इसके लिए अगर वो बेस से एपेक्स की साइड मूव कर रहा है, यानी कि वो बेस से शूट की साइड मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम कहेंगे, उसके लिए जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं वो रहेगा एक्रोपिटल। यानी कि वो बेस से यहाँ पर आया है, वो बेस से यहाँ पर गया है, तो ये हो जाएगा एक्रोपिटल, ये रहेगा एक्रोपिटल। और यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी एक्रोपिटल है, ठीक है। तो यहाँ कई सारे पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट के रिगार्ड में। सबसे पहली बात तो ये पोलर ट्रांसपोर्ट को शो करता है। पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सेल टू सेल इन द फिक्स डायरेक्शन। कैसे होता है अभी आगे हम देखेंगे, लेकिन इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है एक सेल फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से करते करते जाएगा और फिक्स डायरेक्शन में जाएगा। आइदर वो बेसिपिटल हो सकता है, आइदर वो एक्रोपिटल हो सकता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि शूट वर्ड होता है यदि वो शूट की साइड मूव कर रहा है, या फिर वो रूट वर्ड हो सकता है यानी कि वो रूट की साइड मूव कर रहा है। अपवर्ड भी मूव कर सकता है, बात बिल्कुल सेम है, और डाउनवर्ड भी वो मूव कर सकता है। अगेन बेस की साइड भी मूव कर सकता है और वो एपेक्स की साइड भी मूव कर सकता है। जहां पर भी फॉर्म होता है और अगर काम कहीं और पर है तो ऐसे ही इस अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बातें हमने देख ली हैं। अब देखते हैं कि सेल के अंदर, जैसे हमने अभी पढ़ा है सेल टू सेल, तो सेल टू सेल वो कैसे मूव करता है ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट है मुझे जो आपको बताने हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे। जो ऑक्सिन होता है ये ऑक्सिन प्लांट में मिलता है। प्लांट में कहाँ, सेल के अंदर मिलेगा। अब सेल के अंदर वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है उसकी न्यूट्रल फॉर्म और एक होती है उसकी आयनिक फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए IAA, इसका मतलब क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि ऑक्सिन क्या है, एक एसिड है। तो यहाँ पर ये IAA पर होता है नेगेटिव चार्ज, H पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। ये नहीं कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन बिल्कुल सेम है, दोनों क्या है, अपोजिट है और इक्वल है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये इस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल फॉर्म और लिपोफिलिक फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन यदि एसिड अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, अगर आपने पढ़ा है जो एसिड होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं, और जो बेस होते हैं वो उस H पॉजिटिव को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, ऑक्सिनिक एसिड है, तो वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। तो जब वो कर देता है तो इस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, जो पॉजिटिव है वो डोनेट कर दिया गया है, तो ये हो जाती है आयनिक फॉर्म। यानी सेल के अंदर वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर वो न्यूट्रल फॉर्म हो या तो वो एसिडिक फॉर्म हो या फिर आयनिक फॉर्म हो। लेकिन कहाँ पर कैसे मिलता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर जो IAAH है, मतलब ऑक्सिन अगर अपनी इस फॉर्म में है तो वो लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मतलब न्यूट्रल है, तो यहाँ पर वो पैसिवली डिफ्यूज कर सकता है। अगर आपने पढ़ा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन कैसी होती है,
लिपोफिलिक होती है, यानी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है। और यहाँ पर ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि लिखा है लिपोफिलिक है, मतलब न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो जो मेम्ब्रेन होती है सेल की वो आराम से इसको अपने आप से पास होने देगी क्योंकि ये न्यूट्रल है। लेकिन जब बारी आएगी IAA को ट्रांसपोर्ट करने की, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की वो बिल्कुल मना कर देगी। उसने कहा है कि आयनिक फॉर्म को मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि वो मुझे पास कर जाए, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि अगर ऑक्सीजन अपनी इस फॉर्म में है तो वो आराम से सेल को डिफ्यूज कर सकता है, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल की साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में जा सकता है। लेकिन अगर इसको ट्रांसपोर्ट करने की बात आए तो ये डायरेक्टली कभी नहीं जाएगा, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये एक्टिवली मूव करता है, ATP की रिक्वायरमेंट है और कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जो उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड बात ये याद रखनी है कि ये दोनों ही फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे होती हैं? देखो, अगर ऑक्सीजन IAAH फॉर्म में है तो वो अपनी इस फॉर्म में कब आएगा, जहां पर न्यूट्रल pH होगा। देखो कैसे, जहां पर भी न्यूट्रल pH है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल pH का मतलब होता है कि वहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो अमाउंट है वो लगभग सेम है, तो ये एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वहां पर जो pH है वो न्यूट्रल हो जाता है। और एसिडिक pH का मतलब क्या है, एसिडिक pH का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अगर कहीं पर ये वाली कंडीशन है कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, तो यहाँ पर ये जो IAAH है ये एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ H पॉजिटिव नहीं है, मुझे जरूरत है कि मैं मेरा H पॉजिटिव डोनेट कर दूं। तो जैसे ही न्यूट्रल pH आता है तो तुरंत ये जो IAAH है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है और H पॉजिटिव को डोनेट करके IAA नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये इस फॉर्म में होता है और वहां उसको मिल जाए एसिडिक pH, तो एसिडिक pH का मतलब है H पॉजिटिव ज्यादा है। H पॉजिटिव ज्यादा है तो तुरंत ये इसको गेन कर लेता है H पॉजिटिव को और कन्वर्ट हो जाता है IAAH में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर न्यूट्रल pH है तो वहां पर हमें IAA नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि IAAH कन्वर्ट हो जाता है IAA नेगेटिव में, ठीक है। और अगर एसिडिक pH है तो हमें ज्यादा ये दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बातें अगर समझ आई हैं तो एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल। तो ये वाला पार्ट जो है ये सेल वॉल है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक स्पेस, ठीक है। ये सेल वॉल है और ये है मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको एपोप्लास्टिक स्पेस बोलते हैं। और मेम्ब्रेन के अंदर वाला ये जो पार्ट होता है कंप्लीट, इसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक स्पेस। तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एपोप्लास्टिक रीजन है और ये सिम्प्लास्टिक रीजन है। यहां बात ये याद रखनी है कि ये जो एपोप्लास्टिक वाला रीजन होता है ये एसिडिक pH होता है, मतलब यहाँ पर जो pH है वो कैसा है, एसिडिक है। कितना होता है, 5 to 5.6। और ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पर एसिडिक pH है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल इतना आप गेन कीजिए कि जो एपोप्लास्टिक स्पेस होता है यहाँ पर एसिडिक pH है, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अंदर अगर यहाँ पर बात करते हैं सिम्प्लास्टिक में, तो यहाँ होता है न्यूट्रल pH यानी कि 7। यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग बराबर होती है, तो यहाँ पर हो जाता है न्यूट्रल pH। तो देखिए हमने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है IAAH जो कि लिपोफिलिक होता है और मेम्ब्रेन को डायरेक्टली
क्रॉस कर सकता है। दूसरी फॉर्म होती है IAA नेगेटिव, जिसमें कि जिसको आयनिक फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन हमें कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमें IAAH को कन्वर्ट करना है IAA नेगेटिव में, तो वहां हमें न्यूट्रल pH रखना पड़ेगा, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो वहां हमें एसिडिक pH रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने समझा कि यहाँ सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको एपोप्लास्टिक स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पर जो pH है वो एसिडिक होता है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक स्पेस, और यहाँ पर जो pH है वो 7 यानी कि न्यूट्रल रहता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आए हैं तो थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर अपने कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। अभी हमने देखा है कि IAAH कन्वर्ट हो जाता है IAA नेगेटिव में विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल pH, और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एसिडिक pH। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक रीजन जिसको अभी हम देख के आए हैं वो कैसा है? एसिडिक है। एपोप्लास्टिक रीजन कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक अगर है तो हमें ये कंडीशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एसिडिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है IAAH में, तो जो एपोप्लास्टिक रीजन है वहां पर हमें इनकी कंसंट्रेशन जो है हाई मिलेगी। और अगर बात करें सिम्प्लास्टिक रीजन की, तो वहां पर pH कैसा है? न्यूट्रल है। अगर वहां न्यूट्रल pH है तो हमें ये वाली फॉर्म जो है ज्यादा मिलेगी। तो लिखा है कि सिम्प्लास्टिक रीजन जो होता है वहां पर IAA नेगेटिव जो होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो ये हमने कंपेयर कर लिया है दोनों को। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट चलता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो गया है। अभी हम देख के आए हैं एपोप्लास्टिक रीजन में कैसा pH होता है? एसिडिक pH होता है, और एसिडिक pH में IAA नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है IAAH में, यानी एपोप्लास्टिक रीजन में हमें IAAH ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये कैसा है? ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये एपोप्लास्टिक रीजन है, तो यहाँ हमें IAAH ये ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि IAA नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। हालांकि ये ज्यादा होते हैं, IAA नेगेटिव कम होता है, लेकिन वो भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं कि IAA नेगेटिव दोनों है। ठीक है, तो ये एपोप्लास्टिक रीजन है, यहां से यहां तक मैं लिख देती हूं। ये एपोप्लास्टिक रीजन है, और यहां पर जो pH होता है वो 5 to 5.6 होता है, यानी कि एसिडिक pH है। ये कैसा है? एसिडिक pH है। तो यहां पर देखिए अगर IAAH है तो अभी हम पढ़ के आए हैं ये आराम से डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन अगर ये वाली फॉर्म है तो ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये तो कर सकता है, इसलिए इसको अंदर लेके आ जाते हैं। ये आ गया है सिम्प्लास्टिक वाले रीजन में। ठीक है, अब यहां पर ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो इसके लिए लगा होता है एक सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या होता है कि IAA नेगेटिव ये अंदर जाता है। सिम्पोर्टर का मतलब होता है कि एक ट्रांसपोर्टर है और वो एक साथ में दो को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। ठीक है, तो यहां इसके साथ में जो H पॉजिटिव है वो भी अंदर आ जाते हैं, 2H पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। तो अब हमारे पास सिम्प्लास्ट रीजन में कैसा pH होता है? अभी हम पढ़ के आए थे कि यहां पर होता है न्यूट्रल pH, और न्यूट्रल pH में ये जो IAAH है ये कन्वर्ट हो जाता है IAA नेगेटिव में। तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा IAA नेगेटिव, और ये जो H पॉजिटिव है ये यहां पर रह जाता है। अब धीरे धीरे जैसे सारे वो अंदर आते हैं तो H पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ H पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो pH क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। लेकिन सिम्प्लास्टिक का हमें रखना कैसे है? हमें न्यूट्रल रखना है, तो इन H पॉजिटिव को फिर बाहर भी भेजना होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे ये अंदर आता है तो न्यूट्रल pH के कारण ये अपना H पॉजिटिव जो है डोनेट कर देता है। साथ साथ जब हम यहाँ पर इसको अंदर लेके आए हैं तो भी साथ में 2 H पॉजिटिव आए हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है।
लेकिन हमें यहाँ बढ़ानी नहीं है, हमें यहाँ पर न्यूट्रल पीएच रखना है। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव जो है बराबर होने चाहिए OH नेगेटिव के, लेकिन इस प्रोसेस के कारण और इसके कारण यहाँ H पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव को फिर से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव ATPase। तो ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ से होता हुआ एपोप्लास्टिक रीजन में आ जाता है। अब ये यहाँ पर जो है ये भी बाहर निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे जो H पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हो रहे थे उनको बाहर भेज दिया गया है इस वाले रीजन में। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगती है, इसीलिए यहाँ पर जो pH है वो एसिडिक रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो है pH एसिडिक रहता है, क्योंकि अंदर वाले सारे H पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ फाइनली हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास ये आ गया है और यहाँ से हमारे पास ये आ गया है। दोनों ही क्या है? आयनिक फॉर्म में है। अब एक सेल में तो ये आ गए हैं, सेल टू सेल हमें ट्रांसपोर्ट करना है। अब इसको दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना होगा, लेकिन ये दोनों ही क्या है? आयनिक फॉर्म में है, तो डायरेक्टली तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो भी आयनिक फॉर्म में होता है मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर की होने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर लगे होते हैं पिन प्रोटीन। ये क्या है? पिन प्रोटीन है। अब इस पिन प्रोटीन की हेल्प से ये जो IAA नेगेटिव है ये दूसरे सेल की जो ये रीजन है यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं IAA नेगेटिव, IAA नेगेटिव। ठीक है, अगेन क्या होगा? ये कंडीशन होगी, इसमें ये वाला जो है यहाँ एंटर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्स, AUX जो यहाँ पर था ये वाला, और जो ये H पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट है ये इससे बाइंड करके IAAH भी हो सकता है, और ये डायरेक्टली अंदर आ जाएगा IAAH। फिर यहाँ पर न्यूट्रल है, ये दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रल है तो अगेन ये कन्वर्ट होगा IAA नेगेटिव में, और ये जो H पॉजिटिव है ये फिर से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये जो आया है यहाँ IAA नेगेटिव ये वाला और ये दोनों ही फिर से पिन प्रोटीन की हेल्प से दूसरे सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर क्या लगा होगा? पिन प्रोटीन लगा होगा, फिर से यहाँ पर IAA नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो आगे 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 मूव करते जाते हैं। ठीक है, तो एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरीके से। तो यहाँ पर बातें आपको याद रखनी है कि इनफ्लक्स होता है, एक होता है ईफ्लक्स, मतलब इस सेल में अगर एंटर करवाना है तो हो जाएगा इनफ्लक्स, और अगर इस सेल से बाहर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा ईफ्लक्स। तो यहाँ पर ये जो पिन प्रोटीन है ये क्या कर रहे हैं? इस सेल से IAA नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हैं। तो पिन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे कि ये इफ्लक्स करवाते हैं। जबकि अगर बात करें OX1 की, तो OX1 क्या कर रहा है? इसको इस सेल में लेके आ रहा है, तो OX1 को हम क्या कहेंगे कि ये इनफ्लक्स करवा रहा है। तो जब इनफ्लक्स होता है तो वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि इनफ्लक्स डायरेक्टली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है और एक्टिवली भी हो सकता है। लेकिन जो ईफ्लक्स है वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें इनफ्लक्स करवाना है तो वो एक्टिव भी हो सकता है यदि वो IAA नेगेटिव फॉर्म में जाए, और पैसिव भी हो सकता है अगर वो IAAH की फॉर्म में जाता है। लेकिन जो इफ्लक्स है, सेल से बाहर निकलना है, वो हमेशा ही एक्टिव होगा, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन अपनी इस फॉर्म में सेल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कोई अगर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कुछ इनहिबिटर्स की जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं। अब हमने पढ़े हैं दो ट्रांसपोर्टर, एक OX1 पढ़ा है, पिन पढ़ा है। अब कोई ऐसा इनहिबिटर हो, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो आकर के इनको ब्लॉक कर दे, तो जो IAAH है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो देखो यहीं पर आपको याद रखना है, टीबा होता है 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के इफ्लक्स को रोकता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के इफ्लक्स को रोकता है, मतलब जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये जो पिन प्रोटीन होता है उसको रोकता है,
क्योंकि ये फ्लक्स कौन करवाता है, पिन प्रोटीन करवाते हैं। तो जो टीबा है वो पिन प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। यहीं पर अगर बात करें एनपीए की, एनपीए क्या करता है, एनपीए जो इन्फ्लक्स होता है, ऑक्सिन का जो इन्फ्लक्स है उसको रोकता है। तो इन्फ्लक्स दो तरीके से हो रहा था, एक डायरेक्टली और एक विद द हेल्प ऑफ OX1। तो डायरेक्टली जब होता है उसमें तो कोई अड़चन नहीं आ सकती, जो ट्रांसपोर्टर की हेल्प से होता है उसमें दिक्कत आएगी। तो यानी कि जो एनपीए होता है वो OX1 या इसको लेक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, जो यहाँ पर हमने देखा था, ये वाला जो होता है इसको इनहिबिट करता है एनपीए। और यहाँ पर ये जो पिन है इसको इनहिबिट कर देता है आकर के टीबा, और यहाँ पर ये जो OX1 है इसको इनहिबिट करता है एनपीए। आपको ये दो नाम भी अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है ऑक्सिन के फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करवाता है, फोटोट्रोपिज्म करवाता है, ठीक है। और क्या करवाता है, हर्बिसाइड की तरह बिहेव करता है। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जब खेतों में अनवांटेड प्लांट्स या फिर पौधे लग जाते हैं उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड्स होते हैं, या फिर वीडिसाइड भी उनको बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सिन होता है उसका अगर छिड़काव कर दिया जाए, मोस्टली जो आर्टिफिशियल हमने पढ़े हैं ऑक्सिन, तो जो वीड्स होते हैं या फिर जो हर्ब्स होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर एक्स्ट्रा होते हैं, अनवांटेड होते हैं, तो इनको किल कर सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑक्सिन जो है एक्ट कर सकता है एज अ हर्बिसाइड्स, ओके। इसके बाद वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, यानी कि हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो उनकी फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन का रोल होता है। जैसे कि मानो अगर जाइलम फ्लोएम बन गए हैं तो उनके डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे, उसके लिए ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो एपिकल बर्ड होती हैं ऊपर, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एपिकल डोमिनेंस में जो बर्ड होती है वो क्या करती है, प्लांट की लेंथ बढ़ाती है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो एपिक्स वाला पार्ट है वो डोमिनेट करता जा रहा है, लेंथ बढ़ाता जा रहा है प्लांट की, तो वहां पर भी ऑक्सिन का ही रोल होता है। इसके बाद ट्रोपिक रिस्पॉन्स करना, फोटोट्रोपिज्म, इससे तो ऑक्सिन की डिस्कवरी ही हुई है। हमने पढ़ा है कि केवल इस फिनोमिना से ही ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई है। तो फोटोट्रोपिज्म करवाता है, इसका मतलब है कि मानो ये प्लांट है और यहाँ पर सनलाइट है, तो ऑक्सिन क्या करवाता है, इस प्लांट को कर्व करवा देता है टूवर्ड द सन, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, और इसी को हम बोलते हैं ट्रोपिक रिस्पॉन्स। इसके लिए भी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, कोई सेल बन गया है लेकिन उसका फंक्शन हमें डिसाइड करना है कि देखो तुम्हें प्लांट के अंदर ये फंक्शन करना है बस, तो उस फंक्शन को फिक्स करने के लिए भी ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बात करें रूटिंग, कोई भी नया प्लांट आया है उसमें रूट फॉर्म हो रही है, रूट का इनिशिएशन हो रहा है, इसके लिए भी ऑक्सिन की जरूरत है। ऑक्सिन आएगा, उन सेल को स्टिमुलेट करेगा और फिर वहां से रूटिंग की, मतलब रूट जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद पार्थिनोकार्पी क्या होता है, आर्टिफिशियल फूड, मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई भी अगर हमें फूड बनाना है, फ्रूट जो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसके लिए भी ऑक्सिन का रोल होता है। इसको कई सारे फील्ड में यूज किया गया है पार्थिनोकार्पी को, तो वहां ऑक्सिन को छिड़काव कर दिया जाता है, तो वहां बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके बाद देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है उस दौरान भी ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जाइगोट बना है, उससे एम्ब्रियो बन रहा है धीरे धीरे, अगर वहां ऑक्सिन सही मात्रा में है तो आराम से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। सेल को इलोंगेट करने में, कोई भी सेल अगर इतना है उसको इलोंगेट करवाना है तो वहां पर भी ऑक्सिन का रोल होता है। ग्रेविट्रोपिज्म, जो रूट होती है प्लांट की, वो ग्रेविटी के साइड ऐसे मूव करती है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ ऑक्सिन, तो यहाँ पर ग्रेविट्रोपिज्म भी ऑक्सिन करवाता है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं आपको याद रखने हैं फॉर द ऑक्सिन। अब यहाँ कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वेस्कुलर डिफरेंशिएशन। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हमने लो रखा है, हमने अगर लो ऑक्सिन दिया है, तो वहां पर फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा। मानो जाइलम भी है फ्लोएम भी है, दोनों को डिफरेंशिएट करवाना है,
लेकिन ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो वहां पर वो फ्लोएम को ज्यादा डिफरेंशिएट करवाएगा एज कंपेयर टू जाइलम। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वो दोनों को साथ में डिफरेंशिएट करवाता है, आइदर जाइलम हो या तो फ्लोएम हो। ठीक है, इसके बाद वीडीसाइड हर्बिसाइड की तरह भी बिहेव करता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 2,4-D है, डाइकेम्बा है, टोरडोन और पिक्लोरम है, ये एक्ट करते हैं एज अ एक्टिव हर्बिसाइड। आपने अगर पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो वहाँ आपको एक टेबल मैंने पढ़ाई थी जिसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ मैंने बताया था कि 2,4-D, डाइकेम्बा है और पिक्लोरम है, ये ऐसे ऑक्सीजन हैं जो आर्टिफिशियली लैब के अंदर फॉर्म किए गए हैं। तो अगर हम उनको वीड्स पर छिड़काव कर देते हैं तो वो सारे वीड्स क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो एक्ट करते हैं एज अ वीडीसाइड। फाइनली एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? देखिए, अगर किसी प्लांट की बात करते हैं, तो उस प्लांट पर दो टाइप की बड़ आती है। इस प्लांट पर दो टाइप की बड़ आती है। अगर वो साइड में निकलती है कोई भी बड़, तो उसको बोलते हैं लेटरल बड़ या फिर एक्सिलरी बड़। तो ये कैसी है? ये एक्सिलरी है, एक्सिलरी, या फिर इसको हम बोलते हैं लेटरल बड़, लेटरल बड़ बोलते हैं। और जो यहाँ टिप पर निकलती है जो बड़, जो टिप पर होती है, इसको बोलते हैं एपिकल बड़, इसको बोलते हैं एपिकल बड़। तो यहाँ ये एपिकल बड़ जो होती है, ये क्या करती है, प्लांट की लेंथ बढ़वाती है। अगर ये ग्रो करेगी तो ये ऊपर की साइड ग्रो करेगी, जिससे धीरे धीरे जो है प्लांट की लेंथ बढ़ती है। लेकिन ये जो एक्सिलरी बड़ होती है, ये क्या करती है, ये एक्सिलरी बड़ प्लांट की साइड में ग्रोथ करवाती है। ठीक है, अगर प्लांट को साइड में ग्रो करना है तो एक्सिलरी बड़ ज्यादा आएंगी। अगर प्लांट को अपनी लेंथ बढ़ानी है तो वहां पर जो एपिकल बड़ होती है वो ज्यादा फॉर्म होती है। तो इस तरीके से ये एपिकल बड़ है और ये एक्सिलरी बड़ है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो एपिकल बड़ होती है, ये जो एपिकल बड़ होती है, ये एक्सिलरी बड़ को ग्रो नहीं करने देती, ये आकर के इसको इनहिबिट कर देती है। एपिकल बड़ क्या करती है, एपिकल बड़ इन लेटरल बड़ को इनहिबिट कर देती है। कैसे करती है? इस एपिकल बड़ में फॉर्म होता है ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन जाकर के ऐसे मूव करके और ये जो लेटरल बड़ है उनको इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से प्लांट की लेंथ तो बढ़ती जाती है लेकिन वो साइड में ग्रो नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस यही होता है कि जो एपिक्स वाला पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है, वो किसी और को ग्रोथ नहीं करने देता। तो देखो लिखा भी है, प्रोमोट द एपिकल बड़ एंड इनहिबिट द लेटरल और एक्सिलरी बड़ जो होती हैं। ठीक है, जो लेटरल बड़ है उनको इनहिबिट करना और जो एपिकल बड़ है उसको प्रोमोट करना ही होता है एपिकल डोमिनेंस, और उसको ऑक्सिन करवाता है। तो ये फंक्शन सारे हैं, आपको याद रखने हैं अच्छे से ऑक्सिन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ऑक्सिन का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक का, ऑक्सिन का, हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ में इस टॉपिक से जो PYQs आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।